नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की आज 129वीं कड़ी सुबह 11 बजे आकाशवाणी के साथ दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। वीबी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा कांग्रेस का विरोध पूरी तरह राजनीतिक, मनरेगा बन गया था भ्रष्टाचार का पर्याय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर, अहमदाबाद नगर निगम की कई अहम परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, प्रमाण पत्र भी करेंगे वितरित। म्यांमार में आज आम चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग, 3 चरणों में होगी पोलिंग, 6 पार्टियों के 5000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा महिला T20 मुकाबला आज, 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 से आगे है टीम इंडिया। सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से भी किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन भी पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। पहले दिन राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शासन और सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में काम करता है और समावेशी भविष्य के विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करने का काम करता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शोर पूरी तरह राजनीतिक है। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मनरेगा कानून में महात्मा गांधी का नाम केवल चुनावी फायदे के लिए शामिल किया था। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत रामजी योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत रामजी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस के राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टिमेट बना देना,
एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद में ड्रेनेज पाइपलाइन के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद नगर निगम के 326 करोड़ की लागत से वैष्णो देवी सर्कल से साबरमती नदी तक बनवाई गई 27.719 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे शहर की नागरिक सुविधा और बुनियादी ढांचे को बड़ी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह साबरमती नदी के भू कटाव से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए भू आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन आईएमए नेटकॉन 2025, युवा बिजनेस महासम्मेलन 2025 और नमोत्सव में भी भागीदारी करेंगे और आइकोनिक एसजी हाईवे के प्रथम चरण के पायलट प्रोजेक्ट का दौरा भी करेंगे। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तेदार के दावे को भ्रामक करार दिया है। सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे, बहन और मां को जानबूझकर परेशान करने के लिए सुनवाई के लिए बुलवाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्यों नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सांसद का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। आयोग के अनुसार 2002 की मतदाता सूची के साथ कोई लिंक या रिकॉर्ड स्थापित नहीं हो पाने के कारण ही सांसद के परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए बुलवाया गया है। इसी ने स्पष्ट किया कि ये प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है और किसी को परेशान करने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया नहीं है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 के तहत लागू की गई 2 पाबंदियों को अब स्थायी कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। ग्रैप 4 के रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें 2 रिस्ट्रिक्शंस को परमानेंटली कर दिया गया है। एक, दिल्ली के अंदर साल भर अब पीयूसीसी आपको जरूरी होगा। कहीं पे भी आप बिना पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के फ्यूल नहीं मिलेगा। ये अगले ऑर्डर तक के लिए इसको जारी कर दिया गया है। दूसरी बात, अब के बाद अगर कहीं हमें ग्रैप 4 लगाने की स्थिति आती है तो उस ग्रैप 4 के अंदर जो भारत स्टेज 6 से कम की जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं उनको भी आने में भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियों के ऊपर ग्रैप 4 के दौरान बैन रहेगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस डाउन लाइन यानी कि नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 रूट पर मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए इस वक्त बड़ी खबर है। सिग्नलिंग की समस्या के कारण इस रूट पर धौलाकुआं और दिल्ली एरोसिटी के बीच ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। आपको ये भी बता दें कि बाकी अन्य लाइन पर मेट्रो सेवा सामान्य रूप से संचालित है। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी कानून की। तो विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर राजस्थान में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलने से उनको काफी फायदा होगा। नरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है। ये पूरे क्षेत्र में खुशी का विषय है, क्योंकि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वो 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और इसके अंदर बजट बढ़ाकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विकास की और नए आयाम स्थापित होंगे। ग्रामीण को 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा, जिसमें मजदूर लोगों को फायदा होगा। इसके साथ में देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। 100 दिनों की जगह 125 दिन का इस योजना से मजदूर वर्ग लोगों को फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इससे क्षेत्र में श्रमिक वर्ग के लोगों को फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
जो भी किसान परिवार से है या मजदूर वर्ग है तो उनको समय पर रोजगार मिल सके और अतिरिक्त रोजगार मिल सके, ताकि उनका जो आजीविका चलाने का जो उसमें आसानी आ सके। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कानून में बदलाव करने से जो 2047 तक जो उनका विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके अंदर इस कानून के बदलाव करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर झारखंड में भी लोगों ने खुशी जाहिर की है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी इतना अच्छा नाम दिए हैं, इतना नेक नाम दिए हैं और उनका 100 दिन जो था उसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिए हैं उनका कार्यकाल को। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, उनके द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राजनीति कर दिया गया। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इससे अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व हो रहा है, उन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार काम किया है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर चंडीगढ़ के लोगों ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नए कानून से अब लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी लोगों ने कहा है। मिलाकर दा पहले तो हम बड़े खोदा कर दे, फिर नहर पर गाड़ में खोल में सारा देन लागी काम में नरेगा वाला बोलिया कर दे। बढ़िया राम जी का नाम आवा है बीच में। सरकार बहुत बढ़िया कानून लेके आई है जी। इस कानून से जब सभी हम मजदूर भाई सब संतुष्ट हैं और इस बात से सहमत भी हैं। बड़ी खुशी हुई। अगर जो 100 दिन का काम मिला करता ई वीसा कानून आ गया, इस कानून से हम यूँ संतुष्ट हैं। 100 दिन की बजाय तो 125 दिन का काम करते हैं। पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम आ रहा है। बढ़िया है, बहुत अच्छा नाम है जी। नाम लेने में बढ़िया लगा है जी राम जी। अब 125 दिन का काम है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में उत्साह है। हैदराबाद में लोगों ने इसका स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को आभार भी दिया है। जी राम जी का पदगम के लिए 100 दिन था पहले, अब 125 दिन करने के लिए बहुत खुशी हुई। और ये हम लोग खेती बाड़ी करने उधर जाने से बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक बात क्या है बोलते, इसमें ये पदगम 25 दिन बढ़ाने के लिए बहुत खुशी हुई। पहले कैसा था, वो काम किए तो भी पैसे उठाने के वास्ते पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। अभी जो वो लाए वो क्या है बोले तो आधार लिंक को, अकाउंट को आधार लिंक कर सकते, जो भी काम किया अपन वो अकाउंट में पैसे आ जाते तुम्हारे। केंद्र सरकार की महाराजगर योजना गरीबों के लिए फायदेमंद है। सरकार काम के दिनों के 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करना खुशी की बात है। इसीलिए गरीब लोग भी बहुत खुश और गर्व कर रहा है। जो किसान को भी जहां अभी लेबर का शॉर्टेज है, इससे अगर लेबर को अच्छा काम मिलेगा और किसान के लिए भी लाभ हो जाएगा इससे। तो ये केंद्र में जो नया बिल लाए है उसका हम पूरा एक फार्मर के तहत से हम उसको स्वागत करते हैं। The new bill is focus changed from like rural area development to infrastructure and water as well. Due to this, the more like laborers and as well as farmers as well are very happy about this new bill. इसी कड़ी में विकसित भारत जी राम जी कानून का पंजाब के लोगों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 100 दिनों का रोजगार मिलता था, लेकिन अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद कहा। जी राम जी नरेगा मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा कुहाड़ा है। मजदूरों की जी रोटी रोजी खोण का सवाल मिल के खड़ा हो गया। तो जो 125 दिन कहते बहुत बहुत धन्यवाद करता मैं मोदी सरकार ने भी सानू अगे तो भी सहूलतां अपने मजदूरां वास्ते दित्तियां जाण। मैं धन्नवाद करता मोदी सरकार जी दा। बहुत बढ़िया किया जी। ऐसा होर भी कानून बनाने चाहिए ने मजदूरों वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार का।
बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जहां श्रमिकों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सभी अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन, CCTV निगरानी और नियमित ऑडिट से सुनिश्चित होगी पूरी पारदर्शिता। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। म्यांमार में आज आम चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 चरणों में संपन्न होने वाले इन चुनाव के अगले दौर में 11 और 25 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। ये चुनाव वर्ष 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की सरकार के तख्ता पलट के 5 साल बाद हो रहे हैं। सेना ने वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को देश में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी बताया है। आज निर्धारित 102 निर्वाचन क्षेत्रों में से 56 क्षेत्रों में वोटिंग रद्द कर दी गई है। इस चुनावी प्रक्रिया में 6 पार्टियां और 5000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख विपक्षी नेता आंग सान सू की और उनका दल इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सेना ने वर्ष 2020 के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियों का दावा करते हुए 1 फरवरी 2021 को सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसका जनता ने व्यापक विरोध किया था। निगरानी समूहों और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तख्ता पलट के बाद से जारी संघर्ष में अब तक 90,000 लोगों की जान जा चुकी है और इसके साथ ही देश में जारी हिंसा के कारण 35 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। रूस और यूक्रेन का संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच एक बार फिर मुलाकात होगी। फ्लोरिडा में आज दोनों देशों के नेताओं के बीच ये मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करवाने के लिए ज़ेलेंस्की एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच किसी भी समझौते के लिए उनकी मंजूरी जरूरी होगी। एक रिपोर्ट के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं इसे मंजूरी नहीं देता तब तक उनके पास कुछ नहीं है, हम देखेंगे कि उनके पास क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कनाडा के हैलिफैक्स शहर में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। ये बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले हुई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि शांति तभी संभव है जब रूस भी इसके लिए तैयार हो। उन्होंने कीव पर हुए हालिया रूसी हमले को बर्बरता बताया और कहा कि ऐसे समय में यूक्रेन के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसी दौरान कनाडा ने यूक्रेन को 2.5 अरब कनाडाई डॉलर यानी कि करीब 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की घोषणा भी की।
इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप के कई नेताओं से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और नाटो सहित कई देशों के नेताओं को समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को ऐसा महसूस हो रहा है कि कीव शांतिपूर्ण तरीकों से इस संघर्ष को समाप्त करने की कोई जल्दी में नहीं है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यूक्रेन बातचीत के जरिए समाधान नहीं चाहता तो रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य बल प्रयोग के माध्यम से हासिल करेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद करीब 5 लाख लोग बिजली आपूर्ति से प्रभावित हो गए हैं। यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी DTEK के अनुसार हमलों में ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिससे राजधानी में आपात बिजली कटौती करनी पड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बताया कि हमलों के कारण कीव के 1/3 हिस्से में हीटिंग भी ठप हो गई है, जबकि तापमान 0 डिग्री के आसपास है। ताइवान में कल रात पूर्वोत्तर शहर यिलान से 32 किलोमीटर दूर लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। खबर के मुताबिक भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। वहीं ताइपे सरकार ने बताया कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर फिलहाल नहीं है। कुछ जगहों पर इमारतों को मामूली नुकसान की खबरें जरूर सामने आई। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में निवासियों से संभावित भूकंप के बाद के झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह भी किया है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में तेज विस्फोटक गतिविधि देखी गई। ज्वालामुखी से राख का घना गुबार आसमान में उठता नजर आया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने विमानों के लिए हाई रेड अलर्ट जारी किया। इटली के जियोफिजिक्स और वल्केनोलॉजी संस्थान के अनुसार एटना के शिखर क्रैटरों में विस्फोट की तीव्रता बढ़ गई है और लगातार राख का उत्सर्जन हो रहा है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कतानिया हवाई अड्डे से उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही है। रुक करते हैं खेल की खबरों का। पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय महिला टीम आज श्रीलंका के खिलाफ चौथे महिला T20 मैच में भी अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की टीम अभी तक उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाई है। भारत ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले 3 मैच में लक्ष्य का पीछा किया और किसी भी मैच में 14 ओवर 4 गेंद से अधिक बल्लेबाजी नहीं की है। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज को 40 रन की संख्या को पार नहीं करने दिया है। भारतीय बैटर्स ने भी गेंदबाजों का अच्छा साथ दिया। शेफाली वर्मा और जेमिमा ने अर्धशतक बनाकर अपनी शानदार फॉर्म बनाए रखी है। हालांकि स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना अभी तक अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आ पाई हैं। श्रीलंका के लिए अनुभवी चमारी अटापट्टू की अगुवाई में श्रीलंकाई बल्लेबाज श्रृंखला में बुरी तरह विफल रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी अंडर-19 वर्ल्ड कप और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का ऐलान कर दिया है। विश्व कप के लिए टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे को सौंपी है, जबकि उप कप्तान विहान मल्होत्रा को बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। सुपर 6, सेमीफाइनल और फाइनल हरारे में होगा। 5 बार की चैंपियन भारत को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारत अपना अभियान 15 जनवरी को यूएसए के खिलाफ शुरू करेगा और इसके बाद टीम इंडिया 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। आयुष म्हात्रे कप्तान, विहान मल्होत्रा वाइस कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, अरुण चौच, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर, हरवंश सिंह विकेटकीपर, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, मोहम्मद ऐनान, हनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन।
इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। विश्व कप से पहले भारतीय अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां उसे 3 वनडे मैच खेलने हैं। ये वनडे सीरीज 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: वैभव सूर्यवंशी कप्तान, अरुण जॉर्ज उपकप्तान, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू विकेटकीपर, हरवंश सिंह विकेटकीपर, RS अमरीश, कनिष्क चौहान, खिलने पटेल, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल और राहुल कुमार। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।